Hello and a warm welcome to another edition of To The Point. Union Public Service Commission, that is UPSC exams, are one of the choicest exams of the country. You name it and anyone would want to qualify for these exams. But what goes behind these exams? Well, let me introduce you to one of the toppers of UPSC who's qualified for 2018 exams. He's Junaid Ahmed, who's scored the third rank in the UPSC exams. He hails from Uttar Pradesh. I welcome Junaid on the program. Thank you, ma'am. First of all, a very big congratulations. Thanks, Ila. And were you expecting this? Because you've put in years and years of labor, and did you expect that you will get the third rank? मैम जब आप मेहनत करते हो तो रिज़ल्ट तो एक्सपेक्ट करते ही हो. तो 14 से मैं प्रिपेयर कर रहा था. तो लास्ट ईयर रेवेन्यू सर्विस मिला था, तो मुझे था कहीं ना कहीं कि अच्छी रैंक आ जाएगी, बट थर्ड रैंक एक्सपेक्ट करना यूपीएससी में वो तो कोई भी नहीं कर सकता है. इनफैक्ट टॉपर भी नहीं बोल सकता है कि उसको उतनी रैंक आने वाली है. तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस रैंक. और अभी तो थोड़ा सिंक इन करने में काफ़ी टाइम लगा मुझे. तो आई एम वेरी हैप्पी. अभी जब से आपको रिज़ल्ट के बारे में पता चला है, क्या नॉर्मल ज़िंदगी अपनी जी पाए हैं उस समय से? हाँ, थोड़ा तो ये है कि कॉल्स आ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आ रहे हैं, फैमिली फ्रेंड्स ये सब. लेकिन ये है कि ठीक है, उतना तो चलता है. और अब जैसे इंटरव्यूज़ हैं तो एक मोटिवेशन रहता है यूथ के लिए और उन सब लोगों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं. तो उस चीज़ में लगता है कि हाँ, एक अच्छा स्टेप आप कर रहे हो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो वो अच्छा लगता है उसमें. आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पहले तो वो कह रहे थे रैंक थर्ड, कौन सी रैंक? मैंने बोला थर्ड रैंक. तो फिर 2 मिनट वो चुप रहे, फिर बहुत खुश हुए. मेरा अपना ही रिएक्शन ये था कि मैंने 2-3 बार अपनी लिस्ट दोबारा से चेक करी, रोल नंबर चेक किया कि मैं ही हूँ, कोई दूसरा इंसान है. तो कभी कभी लगता नहीं है, ये विश्वास नहीं होता. बट उसके बाद काफ़ी अच्छा लगा. पेरेंट्स भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे थे. सब लोग आ गए थे वहाँ, आसपास के लोग, तो उनको भी काफ़ी प्राउड फील हो रहा था. एक बहुत आम धारणा है कि जब ये लड़कों का लिस्ट में आईएएस की लिस्ट में नाम आ जाता है तो रिश्तों की झड़ी लग जाती है और लोग सोचने लगते हैं कि भाई अब इस लड़के से हम शादी होनी है. तो कुछ ऐसा तो आपकी फैमिली में नहीं हो रहा है? अब वो तो मुझे पता नहीं है क्योंकि उन्होंने अभी मेरे से ऐसी बात नहीं की. क्योंकि मेरा अभी टारगेट यही था कि आईएएस क्रैक करना है सबसे पहले. तो अभी मेरा ये टारगेट पूरा हो गया है, तो होपफुली इसके बाद मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगा. आप ऑलरेडी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में थे और फिर आपने ये एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया, तो कंपल्शन क्या था? वर यू नॉट हैप्पी विथ द आईआरएस, या आपको लग रहा था कि नहीं अब इससे एक लेवल हमें ऊपर जाना है? तो वो क्या फैक्टर था जिसने आपको मोटिवेट किया कि नहीं अब आईआरएस का एग्ज़ाम देना चाहिए? आई थिंक मैम आईआरएस भी इंडिया की टॉप मोस्ट जॉब है. रेवेन्यू सर्विस, टैक्सेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है गवर्नमेंट के लिए. बस मुझे आईएएस का सबसे अच्छी चीज़ है कि वो डायरेक्ट कनेक्ट जो लोगों के साथ होता है, आप लोगों से की प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली सॉल्व कर पाते हो, उनको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर पाते हो, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. और रेवेन्यू सर्विस में आप बिहाइंड द कर्टेन वर्क करते हो, टैक्स कलेक्शन का, इसका, और ग्रोथ में हेल्प थोड़ा करते हो. बोरिंग था? बोरिंग नहीं कहूँगा, लेकिन एक पर्पस जो होता है मेरी लाइफ में, वो मैंने रियलाइज़ किया है कि मैं जितना लोगों के करीब होता हूँ उतना अपनी चीज़ों से जस्टिस कर पाता हूँ. तो मुझे लगता है कि आईएएस में मैं उसी चीज़ से सबसे ज़्यादा जस्टिस कर पाऊँगा. तो आपकी फैमिली में आप पहले आईएएस हो या इसके पहले भी कोई रहा है? नहीं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई नहीं है. आई एम द फर्स्ट वन. इनफैक्ट मेरे टाउन नगीना से आई एम द फर्स्ट वन जो आईएएस हुआ है, और सब लोग बहुत खुश हैं वहाँ पे. और अभी तो मेरे पास कॉल्स आती हैं 10th के 11th के स्टूडेंट्स हैं, वो इतना मोटिवेट हुए, वो बोलते हैं हमें अभी से पढ़ना है. तो बहुत अच्छा लगता है सुन के कि एटलीस्ट उन लोगों में भी ये चीज़ आती है. तो आई फील वेरी हैप्पी. लेकिन जुनैद, आपका स्कूल में ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा? एक बहुत पढ़ाकू बच्चा या शरारती जिसका पढ़ने में मन नहीं लगा, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था स्कूल में? स्कूल का मैं कहूँ तो एजुकेशन के उसमें मैं इतना सीरियस नहीं था. क्योंकि 10th और 12th में 60% था मेरा. ग्रेजुएशन में भी मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया था.
उसके बाद से फिर मैंने रियलाइज़ किया कि आप जब अपना गोल सेट करते हो, मुझे हमेशा जॉब में एक मीनिंगफुल जॉब चाहिए होती थी जिसमें मैं सेटिस्फाई हो सकूं, जिसमें मैं खुश रह सकूं, और लोगों से कनेक्ट होना वही मेरे लिए सबसे बड़ा सोर्स रहता है मीनिंग लाने का अपनी लाइफ में। आप जितने भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाइए वो ये बोलते हैं कि स्कूल लेवल पर ही आपको डिसाइड कर लेना पड़ता है कि आप ज़िंदगी में आगे क्या कर रहे हो। तो क्या स्कूल में जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने 10th या 12th के एग्ज़ाम्स दिए थे, तो आपने क्या सोचा था कि आप IAS का एग्ज़ाम दोगे, या कुछ और सपना देख रहे थे उस समय कि शायद डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर बनूंगा? क्या सोचा था आपने उस समय? उस टाइम तो नहीं डिसाइड किया था, घर वाले बोलते थे सिविल सर्विसेज के लिए, बट उस टाइम ऐसा डिसीजन नहीं लिया था। और मैं समझता हूँ कि लाइफ में गोल तो होना चाहिए, पर इतना बर्डन नहीं करना चाहिए कि आप 10th से, स्कूलिंग से ही आप इतना अपने आप को वो कर दो कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से उस फेज़ को एंजॉय करना चाहिए, आपकी उस स्टडीज़ को एंजॉय करना चाहिए। आपकी स्कूलिंग अगर अच्छी होगी तो बाकी चीज़ें भी अच्छी होगी। तो एक क्रिएटिव चीज़ जो होती है आपके अंदर, अपनी इंडिविजुअलिटी, उसको कभी नहीं खोना चाहिए। तो आप गोल रखिए, लेकिन उसमें ऐसा मत करिए कि अपने आप को इतना बर्डन डाल लीजिए कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो आपने जो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के सारे लुत्फ़ थे वो उठाए और उसके बाद अपना गोल सेट किया। हाँ, ये तो था कि सिविल सर्विसेज में जाना है, बट स्कूल कॉलेज में एंजॉय किया, लेकिन मैंने कम पढ़ा, ये बोलूँगा। वहाँ पे और पढ़ना चाहिए था, क्योंकि सिविल सर्विसेज में आके पता चला रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रेजुएशन के बाद से मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि मतलब डजेंट मैटर आप कहाँ से आए हो, कौन से एजुकेशन बैकग्राउंड है आपका, क्लासेस और फिर ग्रेजुएशन, आप जब से स्टार्ट करोगे तभी से आपका UPSC स्टार्ट होता है। एक धारणा जो एजुकेशन सिस्टम में है कि हर पेरेंट अपने बच्चे को बड़े से बड़े और अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाना चाहता है, और नेचुरल सी बात है, वो सोचता है कि भाई हमारा बच्चा किसी चीज़ में कम ना हो, और आपकी जेब से आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालना चाहोगे। ये जो दौड़ है, जब आप एक मुकाम हासिल करके अब आज उस लेवल से जब आप ये चीज़ें देखते हो, तो ये कितनी इम्पॉर्टेंट है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हज़ारों लाखों लोग जो ये प्रोग्राम देखेंगे, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, उनके लिए ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक बच्चा जो होता है उसकी अपना कुछ टैलेंट होता है, और पेरेंट्स, टीचर्स की ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसमें उसको सपोर्ट करें। हर एक बच्चा ये नहीं है कि स्पोर्ट्समैन बन जाएगा, हर एक बच्चा IAS नहीं बन जाएगा। तो उसका जो अपना टैलेंट है उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो स्कूलिंग जो हो गई और कॉलेज हो गया, वहाँ पे नो डाउट कंपटीशन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके विल के अगेंस्ट में उसको कुछ करने पे वो करें। तो आप उसको कांस्टेंट एक सपोर्ट रहें, उसके टैलेंट को नर्चर करें, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे मास मीडिया एक इमर्जिंग वो है, किसी चीज़ में भी, क्योंकि वो अगर अपनी टैलेंट से वो करेगा तो वो बहुत एक्सेल करेगा अपनी फील्ड में, और आप उसको अगर प्रेशराइज करके कुछ करवाओगे तो वो बर्डन ही रहेगा उस चीज़ के ऊपर। आपके पेरेंट्स ने कभी आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाला? रहता तो है, देखिए हर एक पेरेंट का सपना कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यही दो चीज़ें होती हैं कि लोग सोचते हैं कि ये बनना चाहिए। वो कहते थे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा प्रेशर नहीं किया कि तुम्हें यही करना है। मैं बचपन से, मुझे लगा, क्योंकि मैं सेंट मैरीज़ में पढ़ता था, फिर मुझे लगा कि AMU से मैंने फिर स्कूलिंग की है। अच्छा। तो मैं वहाँ पे, वो भी मेरा ही डिसीजन था वहाँ जाने का। तो उन्होंने कभी ऐसा वो नहीं किया कि आपको यही करना है, यही करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसी चीज़ ने मुझे ग्रेजुएशन के बाद इतने साल तक एक फ़ेज़ में रखा कि मैं IAS के लिए प्रिपेयर कर सकूं और इसको क्लियर कर सकूं। यूपी के बिजनौर इलाके से आप आते हैं। आज भी जो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं वहाँ पर, वो यही सोचती हैं कि उनके जो फैमिली के बच्चे, खासकर लड़के जो पढ़ के निकल रहे हैं, वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। आपको लग रहा है कि वो उस इलाके में भी अब बहुत चेंज आया है, लोगों की सोच में बदलाव आया है? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि हर आदमी IAS नहीं बन सकता, या हर आदमी डॉक्टर या इंजीनियर भी नहीं बन सकता है। तो जो आपका अनुभव है वो कैसा रहा है? मैं काफ़ी जगहों पे रहा हूँ, यूपी में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में। मैंने रियलाइज़ किया है कि अभी के टाइम में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, एस्पिरेशंस लोगों के काफ़ी बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज भी बढ़ रही हैं, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो लोगों में वो चीज़ आ रही है कि एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है।
चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे बाकी कोई भी चीज़ हो, तो लोग इस चीज़ को इम्पोर्टेंस ले रहे हैं। मेरी अपनी कम्युनिटी में अगर मैं बोलूँ मुस्लिम्स का है वहाँ पे, तो मुझे देख के काफ़ी लोग इंस्पायर हुए हैं। वो सोचते हैं कि हाँ अगर वो कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जो आपकी कम्युनिटी से, आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और इस कम्युनिटी में जो आंकड़े भी बताते हैं कि बहुत कम लोग, जो लिटरेसी लेवल है वो थोड़ा सा लो है, और बहुत ज़्यादा लोग सिविल सर्विसेज के लिए बैठते नहीं थे। तो आप जैसे लोग इस धारणा को चेंज कर रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? एक ट्रेडिशनल, बहुत ही कन्वेंशनल इलाके से आप आते हैं, तो इन चीज़ों का जो एक चेंज था वो आपने कैसे इसको मतलब टेक ओवर कैसे किया? सिविल सर्विसेज की पर्टिकुलरली अगर बात करें तो प्रॉब्लम कम्युनिटी की यही है कि बैठते नहीं है एग्ज़ाम में, और फिर बोलते हैं कि यूपीएससी बायस्ड है, ये है, आपने कुछ किया नहीं है, और ब्लेम लगाते हो दूसरी चीज़ों पे। लेकिन अब वो चीज़ चेंज हो रही है, क्योंकि हमने देखा कुछ टॉपर्स थे, चाहे 2010 का टॉपर शाह फैसल थे, उसके बाद अथर आमिर भी थे लास्ट ईयर में टॉपर, और कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे ज़कात फाउंडेशन हो गया, जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी। आपने शायद ज़कात फाउंडेशन से ही पढ़ाई की? हाँ, मैं जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी में था। तो ये इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे आपको लाइब्रेरीज़ होती हैं, क्लासेस होती हैं, तो फाइनेंशियल बर्डन होता नहीं है। तो इन लोगों का, इन इंस्टीट्यूशंस का एक बड़ा रोल रहा है, और एक ये रोल मॉडल्स जो आए हैं टॉपर्स, उनका भी एक बड़ा रोल रहा है यूथ को इस डायरेक्शन में लाने के लिए। तो ये आ रहा है अवेयरनेस, और मैं भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को और आगे बढ़ा सकें। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ सुनकर। लेकिन पढ़ाई की अगर बात करें तो कितने घंटे आपने पढ़ाई की? बहुत सारे आईएएस एस्पायरेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को देखेंगे, और ऑनेस्टली बताइएगा कि कितने घंटे आपने पढ़ाई की, और फिर आपसे आपकी मस्ती और खेल के बारे में भी बात करेंगे। स्टार्टिंग में मैं कहूँगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे थोड़ा समझने में चीज़ों को टाइम लगता है, तो उस टाइम पे 8-10 आवर्स लगते थे। मतलब आपके शुरुआती सालों में आपने 8 से 10 घंटे लगाए? 2014-15। अगर आप डेडिकेशन के साथ 8-10 आवर्स देते हो एक साल भी, तो आपका बहुत अच्छा बेस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद उसके आप बिल्डअप कर सकते हो आराम से 5-6 आवर्स, 4 आवर्स पढ़ के। तो बाद के पीरियड में मेरे लिए आसान हो गया था, क्योंकि उसके बाद चीज़ों को रिवाइज़ करना, उसके ऊपर बिल्डअप करना, वो आसान हो जाता है। बट उससे ज़्यादा वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, मेरा मानना है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं चीज़ों को। तो कोई अगर 3 घंटे 4 घंटे प्रोडक्टिव स्टडी कर रहा है और वो समझता है कि उसमें वो काफ़ी है, तो वो भी काफ़ी हो जाता है। तो वो उसके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितने उसमें वो सेटिस्फैक्शन है। लेकिन जैसे कि एक धारणा बनी हुई है कि भाई अगर आपको आईएएस क्वालिफाई करना है तो आपको एक किताबी कीड़ा बनना पड़ता है, तो ये क्या एक मिथ है, या एक्चुअली आपको अपने आप को बिल्कुल डिसोसिएट करना पड़ता है अपनी सोशल लाइफ से, अपने फ्रेंड सर्कल से? हकीकत क्या है? सोशल लाइफ स्टाइल से कि थोड़ा सा तो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि फेजेस होते हैं मल्टीपल, जहाँ पे फेलियर हुआ तो आपका दिमाग कहता है कि नहीं अब गिव अप करके दूसरी जगह जाए। तो थोड़ा सा मैंने भी रेस्ट्रिक्ट किया था, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप बाकी चीज़ों को कैसे लेते हो। नहीं, तो जब आप रेस्ट्रिक्शन की बात करते हैं तो कैसा रेस्ट्रिक्शन होता है? रेस्ट्रिक्शंस इन द सेंस कि जैसे स्टार्टिंग में मैं पार्टीज़ या फिर वेडिंग फंक्शंस होते हैं उनको जनरली अवॉइड करता था, क्योंकि एक मोमेंटम होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन उसके बाद जब चीज़ें मेरे थोड़ा सा कंट्रोल में आने, उसके बाद मैं अच्छे से उन सब चीज़ों को मैनेज करता था। और जो बाकी चीज़ों की बात है, जैसे ग्रुप की, दोस्तों के साथ, तो आप एक अच्छा पीयर ग्रुप बना सकते हैं जो कि सिविल सर्वेंट्स का तैयारी करने वाले को, मेरे ग्रुप में जो थे वो सब तैयारी करते थे, तो उनके साथ आप डिस्कशन कर सकते हो। वो एक हेल्दी डिबेट हो सकती है, डिस्कशन, उसको यूज़ कर सकते हो। सोशल मीडिया जैसे हो गया, मुझे बहुत हेल्प किया फेसबुक और ये इंटरनेट ने, क्योंकि आज के टाइम पे ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, मोर देन बुक्स। वहाँ पे आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो आप उसका कैसे प्रोडक्टिव यूज़ करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने काफ़ी हेल्प लिया इंटरनेट से इन सब चीज़ों में प्रिपेयर करने के लिए। तो जब आप अपना टाइम बांटते थे पढ़ाई का, तो आप किस तरह से बांटते थे कि मैं इतने घंटे किताबों से रेफ़र करूँगा, इतने घंटे इंटरनेट पे पढ़ाई करूँगा, इतने घंटे ग्रुप डिस्कशंस करूँगा दोस्तों के साथ? तो ये जो डिवीज़न ऑफ टाइम है, ये कैसे करते थे?
डिवीज़न ऑफ टाइम का ये था कि एक तो मैंने मॉर्निंग के जो आवर्स थे वो फिक्स थे कि एक स्टडी करना है जैसे 5-6 आवर्स का कंटिन्यूस। उसके बाद ये था कि जो भी पढ़ा है उसको कैसे आप डिस्कस कर सकते हो। तो हम जैसे लंच कर रहे हैं या शाम को चाय पे हैं तो उन्हीं चीज़ों को एक डिस्कशन हो जाता था, तो रिवीजन हो जाता था। और शाम का मेरा मेन रहता था कि कोई ना कोई फिज़िकल एक्सरसाइज तो रहनी चाहिए, क्योंकि वो आपको मेंटली भी एक सपोर्ट देती है। तो मेरा जिम रहता था या रनिंग रहती थी कुछ उसमें, या कोई गेम खेल या क्रिकेट रहता था। तो शाम में जब आप रिफ़्रेश हो जाते हो तो एक नया फिर एक पूरी एनर्जी मिल जाती है दोबारा से पढ़ने के लिए। नॉर्मली पढ़ाई करते करते लोगों का वेट बहुत बढ़ जाता है, तो अभी तो आप बिल्कुल पतले दुबले से दिख रहे हो, पहले क्या वेट था आपका? एक्चुअली मेरा भी काफ़ी बढ़ गया था, क्योंकि बैठे बैठे काफ़ी हो जाता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल काफ़ी, जैसे 79 हो गया था मेरा लास्ट। अच्छा। तो अभी मेडिकल में 67 था, 12 kgs आई रिड्यूस्ड। तो अच्छा था। अब मैंने यहाँ आके, जैसे मैं रेवेन्यू सर्विस में था, तो डिसाइड किया कि अब यहाँ तो कंफर्टेबल हूँ, अब यहाँ पे तो एटलीस्ट अपने आप को फिट कर सकता हूँ। और वो डिमांड भी है सर्विस की। आप फिट ही नहीं होगे तो एक तो आप सर्विस के साथ जस्टिस नहीं करोगे, दूसरा आप लोगों को भी लगता है, अगर पुलिस ऑफिशियल है सपोज़, वो फिट नहीं है, लोगों को लगता है कि ये कैसे हो। तो फिटनेस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का, उस पर भी फोकस रखना चाहिए। आपने शुरू में एक बात बोली कि रीडिंग का क्या महत्व है, शायद आपने स्कूल में नहीं इसको समझा था, और ज़िंदगी में बाद में आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। और जो एक जनरल ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो रीडिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, दे आर डिक्लाइनिंग, वेदर इट इज़ अ स्मॉल किड, वेदर इट इज़ इन द मीडियम स्कूल, रीडिंग हैबिट्स लोगों की कम हो रही हैं। लोग पढ़ते क्या हैं, जो फेसबुक पे एक फेक कैंपेन आता है या उसको थोड़ा सा इधर फॉरवर्ड कर दिया, रीडिंग हैबिट्स नहीं इनकलकेट हो रही हैं। तो आज आपके माध्यम से मैं ये जानना चाह रही हूँ, और लोगों को भी आप ये बताएं कि रीडिंग का क्या सिग्निफिकेंस है ज़िंदगी में, क्या आपकी लाइफ में कितना बड़ा महत्व रहा है इसका? मैं समझता हूँ रीडिंग आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देती है, आपकी पर्सनालिटी को चेंज करती है। मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं तो लगेगा कि बहुत इग्नोरेंट था, और लोग भी इग्नोरेंट होते हैं, क्योंकि एक उनके अपने एक बायसनेस होता है चीज़ों को लेके, अपने थॉट्स होते हैं, वो उसी चीज़ में रहते हैं और उस चीज़ को समझते हैं कि दैट इज़ द ओनली राइट थिंग। और यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोसाइटी में हर जगह पे, कि एक आइडिया है वही ठीक है, हम जो सोचते हैं वही ठीक है। रीडिंग आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देती है। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो, तो वो अलग अलग जब आपको पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं तो आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब बुक्स पढ़ना शुरू किया, तो जैसे APJ अब्दुल कलाम आइडल थे मेरे, तो उनकी बुक्स थी, तो उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। कभी भी मैं लो फील करता था तो उनकी जो बुक्स थी वो बहुत इंस्पायरिंग रहती थी, उनके वर्ड्स, उनकी चीज़ें। और बाकी फिर जैसे अलग अलग आप सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ पे जो बुक्स हैं अमर्त्य सेन की या अलग अलग राइटर्स की, वो आपको इंडिया की बारे में बताते हैं, यहाँ की प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। तो उसमें आप एक मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मोर रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बनते हो। तो मैं सोचता हूँ कि हर इंसान को एटलीस्ट साल में 5-6 बुक्स तो पढ़नी चाहिए। इतना टाइम तो वो निकाल सकता है कि 1 घंटा रात को सोते वक्त या दिन में कुछ 4-5 पेज पढ़ ले, वो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हेल्प ही करते हैं। UPSC एग्ज़ाम्स की जब हम बात करते हैं तो द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कि हम क्या सब्जेक्ट लें जिससे कि वो हम उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ, क्या है वो जो मंत्रा है, जो सक्सेस मंत्रा है, वो क्या है? वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफ़र करता है कि आपका प्रेफरेंस किस सब्जेक्ट के लिए, बट व्हाट इज़ द राइट कॉम्बिनेशन फॉर क्रैकिंग द एग्ज़ाम? कोई सेट फॉर्मूला तो है नहीं, क्योंकि UPSC को बोलते हैं पब्लिक सरप्राइज कमीशन जनरल पार्लेंस में। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए कैसा था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स का मैंने रीड किया और देखा जिसमें मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। जैसे मुझे ऑप्शनल सेलेक्ट करना था तो मेरे पास ऑप्शंस थे, ज्योग्राफी ले सकता था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में। तो ज्योग्राफी में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आया चीज़ों को, क्योंकि पढ़ा भी था और एज एन इंजीनियर वो फिनोमिना जो ज्योग्राफी में होते हैं वो अच्छे से समझ आते थे, तो वो इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ। तो मेरा मानना है कि जैसे आपने जो बैकग्राउंड है आपका, जैसे कोई भी सब्जेक्ट में है वो आपको इंटरेस्ट देता है, या आपको कोई नया सब्जेक्ट है वो इंटरेस्ट देता है, आप वो चूज़ कर सकते हो। वो इंटरेस्ट मेन डिपेंड करता है आई थिंक सब्जेक्ट सिलेक्शन में और आपके उसमें। इंटरव्यू राउंड से लोग बड़ा घबराते हैं, रिटन क्वालिफाई कर लूँगा लेकिन पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा। ये जो इंटरव्यू का जो एक मन में एक जो एक खौफ है,
वो क्या है? आप भी इंटरव्यू आपने क्वालिफाई किया था, क्या बिल्कुल वो ज़िंदगी का आखिरी टेस्ट माना जाता है? इसको कैसे एक आम आदमी इसको कैसे देखे? इंटरव्यू का मैं बोलूँगा, कोई भी इंटरव्यू जो होता है यूपीएससी की अगर बात करें, नॉलेज तो दे हैव ऑलरेडी टेस्टेड इन मेंस, प्रीलिम्स, एवरीथिंग। वहाँ पे वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहे हैं, वो देख रहे हैं वेदर यू आर फिट और नॉट फॉर सिविल सर्विसेज। तो आई थिंक कि आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो जानना चाहते हैं वो। तो वहाँ पे अगर आप बोर्ड का देखें तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कलेक्टिव एक्सपीरियंस उनका 60-70 ईयर्स का होता है। हमारी उतनी एज नहीं है जितना उनका एक्सपीरियंस होता है। तो वहाँ पे कुछ भी फेक करना या कुछ भी ऐसी चीज़ करना जिससे लगे कि मतलब मैं इम्प्रेस कर सकता हूँ, वो सब गलत है। आप अपनी इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है उसको वहाँ पे पुट अप करो, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी बात होती है जो उसको दूसरों से अलग करती है। तो आप वो वहाँ पुट अप करते हो तो आपको अच्छे आई थिंक बोर्ड का रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस रहते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंटरव्यू राउंड्स के लिए खासकर प्रिपेयर करते हैं अपने आप को कि अच्छा मैं ऐसे बोलूँगा तो ऐसे हो जाएगा, हो सकता है कोई इम्प्रेस हो जाए, अगर मैं ये स्टाइल अडॉप्ट करूँगा तो हो सकता है वो इम्प्रेस हो जाए। तो क्या स्टाइल एक्चुअली इम्प्रेसिव स्टाइल होती है? मुझे लगता है कि थोड़ी तो प्रिपरेशन चाहिए होती है, क्योंकि इतना बड़े एग्ज़ाम के इंटरव्यू में आप हेजिटेट करते हो, वहाँ पे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा उस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है। बट मुझे उस पर आपने कैसे किया? जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, अलैक्रिटी, प्रॉम्प्टनेस, इस पे आपने कैसे काम किया? उसके लिए एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप खुद से क्वेश्चंस करें और खुद से उसका रिप्लाई करने का ट्राई करें। मिरर में देख के आप रिप्लाई कर सकते हैं। आपने ये किया? हाँ, थोड़ा किया था। फिर आप मॉक्स दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा पता चलता है, उसका फीडबैक मिलता है, वीडियोज़ मिलते हैं कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, तो उसमें वो हेल्प करता है। बाकी मैं समझता हूँ कि अपनी इंडिविजुअल चीज़ों को नहीं चेंज करना चाहिए कभी, क्योंकि मैं अगर दूसरे इंसान बनना चाहूँगा तो मैं अपना भी इंडिविजुअलिटी खो दूँगा, वो भी नहीं बन पाऊँगा। तो हमेशा जैसे हैं वैसे रहें, बस बाकी जो थोड़ी सी ट्विकिंग है वो कर लीजिए, बाकी अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करिए। तो जैसा आपने कहा कि शुरुआती दिनों में आपको 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ी, उसके बाद 4 से 5 घंटे की पढ़ाई में भी हो जाता था। तो जो बहुत सारे बडिंग एस्पायरेंट्स हैं जो इस समय एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आपकी तरह एक अच्छी रैंक लाना चाह रहे हैं, उनको 2 लाइन का क्या मंत्र आप देंगे कि भाई ये मंत्र जुनैद अहमद की तरफ से? पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, लाइफ में गोल बना लो, सेट कर लो। लाइफ में गोल होना बहुत ज़रूरी है, और गोल ऐसा नहीं कि आप बस उसको करना है, या एक पैशन होना चाहिए। मुझे आईएएस बनना था तो कितने फेलियर्स मैंने देखे, उससे ये नहीं हुआ कि उसको हार के बैठ के मैंने अपना गोल को अलग कर दिया। तो गोल रखो, फेलियर से मत डरो, और हमेशा एंड आपका जो होना चाहिए वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी रहना चाहिए। ये मैं समझता हूँ, अगर ये 3 चीज़ें आपके अंदर रहेंगी तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल रहोगे, और यूपीएससी में नहीं, किसी भी एरिया में आप अच्छा ही करोगे। गोल तो आपने हासिल कर लिया, अब लेकिन जो गोल के उस पार की जो आपकी ज़िंदगी है उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। एक ब्यूरोक्रेट के लिए या एक आईएएस ऑफिसर के लिए ज़िंदगी बहुत इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। वी हैव सीन द एग्जांपल्स ऑफ अशोक खेमका, देन दुर्गा शक्ति नागपाल, जो जिस तरीके के रिगर्स उन्होंने फेस किए हैं, उन रिगर्स को फेस करने के लिए आप अपने आप को कैसे ट्रेन करेंगे? सबसे पहले तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अचीवमेंट तो थोड़े टाइम का होता है, सिंक इन हो जाता है, उसके बाद पता चलता है कि लोगों की कितनी बड़ी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और इसको कैसे फुलफ़िल करना है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप में ऑनेस्ट रहें, आप अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रखें, तो बाकी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। आप का पर्पस जो है मेन, वो लोगों के लिए सर्विस करना है। आप वो ही मेन फोकस रखेंगे तो बाकी चीज़ें आई डोंट थिंक मैटर करती है। मैं कभी कभी जब आईएएस ऑफिसर्स से मिलती हूँ तो अक्सर मुझे 2 चीज़ें सुनाई पड़ती हैं। एक तो ये कि बड़ी थैंकलेस जॉब है, कोई समझता ही नहीं कि मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि सारा क्रेडिट तो नेता लोग ले जाते हैं। ये एक बात मैंने सुनी। दूसरी बात जो वो अक्सर बोलते हैं, जो मैंने सुनी है और बहुत केसेस में देखी भी है, कि उनमें एक एरोगेंस आता है। वर्दी तो नहीं कह सकते, लेकिन जब शान और शौकत, गाड़ी, बंगला जब आता है तो उसके साथ एक एरोगेंस अपने आप में आती है। तो ये जो चैलेंजेस हैं, इन्हें आप कैसे ओवरकम करेंगे? आई फील कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं
वो मेजर जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंटेशन होता है या लोगों का रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो करते हैं। और क्रेडिट लेना आई डोंट थिंक एक मतलब एम होता है, एटलीस्ट वो रात को चैन की नींद सोते हैं। आप कुछ अच्छा करते हो तो नींद तो अच्छी आती है, तो क्रेडिट लेना तो एक वो है, अगर वो नहीं भी मिल रहा है तो लाइफ में वो मैटर नहीं करता है मेरे लिए। और दूसरी चीज़ एरोगेंस का है, हाँ कभी कभी एरोगेंस आ जाता है क्योंकि अचानक से एग्ज़ाम आपको कुछ का कुछ बना देता है, आपके पास पावर्स आ जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। बट यही है कि इसी चीज़ को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट भी, अकेडमीज़ भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे हमारा एग्ज़ाम अगर देखें तो उन्होंने एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस किया है, उसमें उनका मेन फोकस यही रहता है कि आप कैसे लोगों के प्रति एम्पैथेटिक हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सेसिबल रहे, वैल्यू सिस्टम जो है ब्यूरोक्रेसी का वो कैसे चेंज हो सके, क्योंकि एक कॉलोनियल ब्यूरोक्रेसी थी हमारी, वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए थी, लेकिन कुछ स्टेट्स अभी तक चले आ रहे हैं उसको। तो ये बहुत एफर्ट्स चल रहे हैं गवर्नमेंट के साइड से भी, एकेडमीज़ के साइड से भी, उसको चेंज किया जाए और उसमें चेंज आया है। आज आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं IAS के, फ्लड्स आई थी केरला में, तो आपने देखा वहाँ के जो कलेक्टर्स थे वो अपने शोल्डर्स पे राइस के सैक्स लेके उन्होंने वो किया था, एक्लेम मिला था उनको। तो ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और आने वाले टाइम में आई थिंक और भी बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कि अगर आपने बहुत ऑनेस्टली काम किया तो आप उन ऑफिसर्स में होगे जिनका 1 साल में 40 बार ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये सब सोच के आपको डर नहीं लगता? मैं तो समझता हूँ ट्रांसफ़र तो आपके लिए एक नया चैलेंज है, आप एक नई जगह जा रहे हो तो उससे आपको टेंशन नहीं होती? वो तो अच्छा है ना, लाइफ में अगर चैलेंज नहीं है तो फिर किस काम का। आप एक नया चैलेंज है, एक नई जगह है, उस नई जगह में काम करने का आपको मिल रहा है, तो लाइफ हमेशा हैपनिंग रहेगी। तो आप डिपेंड है नज़रिया आप किस उसमें देखते हो, तो मैं तो उसे हमेशा एक अच्छे उसमें देखूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट जुनैद, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैम। So that's it on this episode of To The Point. See you next time with another personality. Goodbye and thanks for your time.